हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब तक हम लोग ऐसे बहुत से इक्वेशन से फेमिलियर हैं जहां y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 5 आप देख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या फिर y इक्वल टू साइन x अगर हो। ये तीनों ही इक्वेशन y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखा गया है। तो इस तरह के जो इक्वेशन है उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और ऐसे भी इक्वेशंस होते हैं जहां x और y को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, मतलब जहां y को x के फॉर्म में या x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, बट स्टिल x और y एक कॉमन इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन है जहाँ पे x और y को सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। वो आप देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। और एक एग्जांपल अगर ले लें कि लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस टैन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर भी x और y को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल ये दोनों ही इक्वेशन में x और y के कंबाइंड फॉर्म में है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ऐसे ही इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड भी होता है जिसे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। सो बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर अ सेट ऑफ इक्वेशंस इन विच x एंड y आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट इक्वेशंस एंड ईच डिपेंड ऑन सम अदर वेरिएबल। मतलब x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी, इस तरीके से अगर हम लोग x और y को दो अलग अलग फंक्शन के साथ डिनोट करें, ये एक अलग फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन से डिनोट किया हुआ, पर दोनों का जो वेरिएबल है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे t जो देख पा रहे हैं, दोनों का जो वेरिएबल है वो एक सेम फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इन शॉर्ट इसको ये भी बोला जा सकता है कि दीज आर टू सेपरेट फंक्शंस दैट डिपेंड ऑन द सेम वेरिएबल t। तो इस बात को समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x इक्वल टू 2t और y इक्वल टू टी स्क्वायर। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन में कि एक दो इक्वेशन दिया हुआ है x और y, जहाँ पे अलग अलग इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, पर दोनों में t एक वेरिएबल है जो कि कॉमन है। तो ये ज़रूरी है कि दोनों ही इक्वेशन में जो वेरिएबल हो जिस पे वो डिपेंडेंट है वो दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि दोनों ही इक्वेशन में कम से कम एक कॉमन टर्म होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये x और y अलग अलग इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है इसको ही हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। और जो कॉमन टर्म आपको t दिख रहा है दोनों के बीच में, वो t कहलाता है इन दोनों इक्वेशन का पैरामीटर। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख रहे होगे x इक्वल टू 3 साइन थीटा दिया हुआ है, y इक्वल टू 4 कॉस थीटा दिया हुआ है। दोनों ही अलग अलग फंक्शन में x आपका साइन फंक्शन से डिनोट किया गया है, y आपका कॉस फंक्शन से डिनोट किया गया है, पर दोनों के बीच में जो आपका वेरिएबल है वो सेम है। मतलब थीटा जो वेरिएबल है वो दोनों में कॉमन है। जैसे कि बताया गया था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक टर्म दोनों के बीच में कॉमन हो, और वो कॉमन टर्म को ही पैरामीटर बोला जाता है, और इक्वेशन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो आपका थीटा हो गया। अब आप अगर चाहें तो पैरामेट्रिक इक्वेशन को कन्वर्ट करके, कंबाइन करके एक x और y को एक कॉमन इक्वेशन में, जो बाकी जो इक्वेशंस अभी हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फॉर्म में लाया जा सकता है। तो वो कैसे लाते हैं उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। x इक्वल टू 2t और y इक्वल टू टी स्क्वायर जो पहला इक्वेशन है उसको ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने का, कंबाइन करने का। तो जो इक्वेशन आपको दोनों दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक से जो आपका पैरामीटर है, पैरामीटर जैसे यहाँ पे t है, तो पैरामीटर के वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आप खुद ही समझ पा रहे होगे, अगर दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक से आपको t का वैल्यू निकालना है, तो ज़्यादा आसान t का वैल्यू निकालना x इक्वल टू 2t पहले वाले इक्वेशन से। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी t का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि पैरामीटर है। तो t का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से अगर निकालें तो ऐसा कुछ आएगा, x/2 t का वैल्यू आ जाएगा पहले वाले इक्वेशन से। अब इस t के वैल्यू को जो दूसरा इक्वेशन रहेगा
टी के जगह पे वहाँ हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो y इक्वल टू टी स्क्वायर था। अब अगर यहाँ पे आप टी की जगह पे x/2 बैठाओगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो y इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर, जो कि x²/4 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x² इक्वल टू 4y। तो जैसा कि आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया, जो हम लोग दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन को कंबाइन करके, ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे था, इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर लिया। कंबाइन किस तरीके से किया, बहुत आसान तरीका था, वो देखा आप लोगों ने। कंबाइन करने के बाद एक कॉमन प्लेटफॉर्म में x और y एक ही इक्वेशन से में रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो इस तरह का जो इक्वेशन आया, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो सो कार्टेशियन फॉर्म इज बेसिकली एन इक्वेशन विथ x, y एंड पैरामीटर एलिमिनेटेड। मतलब अगर आप पैरामीटर एलिमिनेट कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने t को एलिमिनेट कर दिया और इक्वेशन में x और y आ जाता है, तो वो कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। मतलब जो नॉर्मल फॉर्म, जिस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन अब तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं, वैसे ही कुछ फॉर्म आ गया। अब इसके बाद ये देख पा रहे होगे आप कि ये जो इक्वेशन आया x² इक्वल टू 4y, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं हम लोग, या एक्सप्लिसिट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि y आप यहाँ से अलग कर सकते हैं, y इक्वल टू x²/4 किया जा सकता है। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ से कर पाएंगे। तो आपको अगर कभी पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए, तो आप इसको इस तरीके से कंबाइन करके भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन में आ जाए, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म जो इक्वेशन का होता है, वहां पे आपको पैरामीटर को एलिमिनेट करना है और इक्वेशन को सिर्फ x और y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होता है, वहाँ पे पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो थोड़ा अलग हो जाता है। वहाँ पे आप क्या करोगे, x इक्वल टू 3 sin थीटा दिया हुआ था, वहाँ से साइन निकाल लेंगे और साइन का वैल्यू निकाल लेंगे, और y इक्वल टू 4 cos थीटा से cos थीटा का वैल्यू अगर निकाल लें, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। वहाँ पे जो साइन थीटा और cos थीटा का जो वैल्यू हम लोग लेकर आए, साइन थीटा का वैल्यू x/3 और cos थीटा का वैल्यू y/4 जो लेकर हम लोग आए हैं, वो अगर यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे रिप्लेस कर दें हम लोग, और cos थीटा का वैल्यू ये cos थीटा की जगह पे y/4 रिप्लेस कर दें, तो ये रिप्लेस करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। मतलब कि एक इक्वेशन आ गया जहाँ पे थीटा एलिमिनेट हो गया और x और y के फॉर्म में आपका इक्वेशन आ गया। तो ये भी इन दोनों इक्वेशन का x इक्वल टू 3 sin थीटा और y इक्वल टू 4 cos थीटा का जो है बोला जा सकता है कि ये कंबाइंड इक्वेशन है, जिसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन को कन्वर्ट करके कार्टेशियन फॉर्म में लाया जा सकता है। अब ये देख पा रहे होगे कि यहाँ जो फंक्शन आया, इम्प्लिसिट फंक्शन आया, इसको आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। मगर इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन को, पैरामीट्रिक को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना सीखना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था। वो सिर्फ आपको बताने के लिए समझा दिया कि आप ऐसे भी चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। पर यहाँ जो हम लोगों को सीखना है वो ये कि इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, dy/dx वहाँ से निकालना है, पर बिना कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किए, उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में रखते हुए, जो उसका फॉर्म है इसी फॉर्म में रखते हुए आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पे चलो ठीक है, आप कन्वर्ट कर लिए इक्वेशन को, पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। आप हर जगह हर इक्वेशन को इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। कई पैरामीट्रिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और कहीं नहीं भी हो पाता है। तो और ये भी मामला है कि जितना देर हम लोगों को एक पैरामीट्रिक इक्वेशन को चेंज करके कार्टेशियन फॉर्म में लाने में लगा, डिफरेंशिएशन अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन रखते हुए आप कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कई क्वेश्चन को आप जितने देर में कन्वर्ट करोगे उससे कम टाइम में वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों को ये सीखना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन को पैरामीट्रिक इक्वेशन के ओरिजिनल फॉर्म में बिना कार्टेशियन में चेंज किए कैसे डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो दो अभी एग्जांपल हम लोगों ने देखा पैरामीट्रिक इक्वेशन का, पहले इन दोनों को ही डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन में रखते हुए इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं डिफरेंशिएट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। इसमें दोनों ही इक्वेशन जो दिया है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, और जिन दो इक्वेशन को अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पैरामीट्रिक से कार्टेशियन में चेंज किया
वही दो इक्वेशन है। यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, पर जो डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों को पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में रखते हुए करेंगे। तो कैसे करते हैं उस चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशंस दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन अगर के बारे में अगर बात करें, x इक्वल टू 2t और y इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो पैरामीटर है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि दोनों में पैरामेट्रिक इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल जिस पे दोनों इक्वेशन डिपेंडेंट है वो सेम होना चाहिए, और वही पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे पैरामीटर जो हम लोगों का है वो t है। तो यूजुअली क्या होता है कि किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, या तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं या कई जगह पे y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया जाता है। पर पैरामेट्रिक इक्वेशन जब रहेगा वहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन ना x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो पैरामीटर है t, जैसे कि हम लोग का पहले वाले क्वेश्चन में, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट x और y दोनों को किया जाएगा। तो अगर x इक्वल टू 2t को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू हम लोगों का आएगा dx बाई dt। 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन सिर्फ t का होगा, तो d बाई डी टी ऑफ t आप लोग जानते हो, फेमिलियर हो इस चीज़ से कि t का डिफरेंट डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होगा। तो dx बाई dt का जो वैल्यू हम लोगों का था वो ओवरऑल 2 आ गया। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा वाला इक्वेशन है y इक्वल टू टी स्क्वायर, उसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और उसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो वहाँ से dy बाई डी टी का वैल्यू आएगा, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का होगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है। तो dy बाई डी टी हम लोगों का 2t आ गया। तो चाहिए हम लोगों को था dy बाई dx, चाहिए हम लोगों को dy बाई dx, पर हम लोगों को फिलहाल हम लोगों के पास में जो वैल्यूज़ है वो dx बाई dt और dy बाई dt का है। तो अब ये दोनों वैल्यू आने के बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग, और उसके अकॉर्डिंगली जैसे कि dy बाई dx अगर निकालना है तो dy बाई dx को dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक dt और ये dt, अल्टीमेटली ये देखा जाए तो ये dy बाई dx ही हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिखना इसलिए पड़ा हम लोग को बिकॉज वैल्यू हम लोगों के पास dy बाई dt और dx बाई dt का था। तो दोनों का वैल्यू पता है, dy बाई dx के जगह पे, सॉरी dy बाई dt की जगह पे 2t जो वैल्यू हम लोगों ने अभी यहाँ पे लाया वो dy बाई dt की जगह पे, इसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे। कौन सा वैल्यू, क्या वैल्यू आया dy बाई dt का, 2t। तो 2t जो है वो dy बाई dt की जगह पे आ जाएगा, और dt बाई dx यहाँ पे है, हालांकि वैल्यू हम लोगों के पास में dx बाई dt का है। तो ये हाफ 2 जो है ये यहाँ पे रिप्लेस होगा, पर रेसिप्रोकल होके dx बाई dt अगर 2 है तो dt बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 2 का रेसिप्रोकल हाफ। तो dy बाई dt की जगह पे ठीक 2t बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर dt बाई dx के जगह पे जो वैल्यू dx बाई dt का आया उसका रेसिप्रोकल बैठा लेंगे, मतलब dt बाई dx के जगह पे जो वैल्यू रिप्लेस होगा वो हाफ होगा। तो प्रोसीड करते हैं इसी तरीके से, वैल्यू रिप्लेस अगर कर दें तो dy बाई dt की जगह पे 2t और dt बाई dx के जगह पे हाफ आ गया। आप यहाँ पे 2 और 2 को, ये 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रह गया हम लोगों का t। तो dy बाई dx का वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन के लिए t आ गया, और आप देख पा रहे होगे कि कितने आसानी से, कितने सिंपल तरीके से आप dy बाई dx का वैल्यू निकाल लिए। इतना ही लगभग आपको टाइम लग गया होगा, अभी देखा थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इसी इक्वेशन को पैरामेट्रिक से जो है चेंज करके कार्टेशियन फॉर्म में लाने में, उतनी देर में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लिया। तो पैरामेट्रिक से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके भी डेरिवेटिव्स निकाला जा सकता है, पर वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आप पैरामेट्रिक इक्वेशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो कार्टेशियन में चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कार्टेशियन फॉर्म में आने के बाद जो डिफरेंशिएशन करोगे उसके मुकाबले ज़्यादातर टाइम ये पैरामेट्रिक इक्वेशन को डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देना ये आसान होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में। दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है इक्वेशंस जो है, एक x इक्वल टू 3 साइन थीटा है और y इक्वल टू 4 कॉस थीटा दूसरा वाला है। तो यहाँ पहले आप जैसे कि समझ चुके हो पहले वाले क्वेश्चन से, उसके अकॉर्डिंगली पैरामीटर हम लोग का दोनों में जो कॉमन टर्म है वो थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे
एक्स और वाई दोनों को ही थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब वैल्यू आएगा हम लोग का डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा। उसके बाद इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जैसे यहाँ पे निकाला डी वाई बाई डी एक्स, उसी तरीके से यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे एक बार आपका डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आ जाने के बाद। तो प्रोसीड करते हैं हम लोग। सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन है आप देख पा रहे होगे साइन और कॉस है, तो डिफरेंशिएशन पहले साइन थीटा का हुआ, 3 कांस्टेंट था। साइन थीटा का डेरिवेटिव जानते हैं हम लोग कॉस होता है, तो डी एक्स बाई डी थीटा 3 कॉस थीटा आ गया। सिमिलरली y इक्वल टू 4 कॉस थीटा को भी डिफरेंशिएट कर लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ से हम लोगों को डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा। डिफरेंशिएशन यहाँ कॉस थीटा का होगा जो कि साइन थीटा होता है, तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू -4 साइन थीटा आ गया। अब ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिखा था, उसी तरीके से यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो लिखाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये क्यों करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली डी थीटा डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि इनका वैल्यूज ही हम लोगों को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स पता है। डी वाई बाई डी थीटा की जगह पे हम लोग -4 साइन थीटा उसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे और डी थीटा बाई डी एक्स के जगह पे 3 कॉस थीटा रिप्लेस होगा, पर रेसिप्रोकल होकर इन्वर्ट होकर, बिकॉज वैल्यू हम लोगों के पास में डी एक्स बाई डी थीटा का है, पर पुट जो करना है वो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना है। इसी की वजह से इस वैल्यू को हम लोग रेसिप्रोकल करके यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स के जगह पे यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू रिप्लेस करते हैं डी वाई बाई डी थीटा -4 साइन थीटा और उसकी जगह पे डी थीटा बाई डी एक्स के जगह पे डी एक्स बाई डी थीटा का जो आंसर आया था उसी का रेसिप्रोकल 1/3 कॉस थीटा रिप्लेस कर देंगे, तो साइन बाई कॉस टैन होता है। आंसर हम लोगों का यहाँ पे -4/3 टैन थीटा आ जाएगा। तो देखा हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन को उसी फॉर्म में रखकर किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे। x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, t इक्वल टू π/4 पे। अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशन में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ज़रूरी है कि x और y दोनों ही किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करें, मतलब दोनों में एक टर्म कम से कम कॉमन होना ज़रूरी है। पर इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x और y दोनों में ही t और a दो टर्म जो है दो टर्म कॉमन आ रहा है। तो इस फिर ऐसे में पैरामीटर आप क्या लेंगे जब एक से ज़्यादा चीज़ टर्म कॉमन आ जाता है x और y के बीच में। तो जनरल जो कंसिडरेशन ये है कि a को हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और t या थीटा जो भी आप यहाँ क्वेश्चन में प्रेजेंट है उसको हम लोग पैरामीटर कंसिडर करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो t अगर पैरामीटर यहाँ पे इस क्वेश्चन में है तो हम लोग x और y दोनों को ही t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पहले x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी को अगर t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लें तो डी एक्स बाई डी टी, जैसे कि डिसाइड किया अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कॉस क्यूब टी का होगा, तो कॉस क्यूब टी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। पहला x टू द पावर n के फॉर्मूला से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता अगर यहाँ पे कॉस टी की जगह पे x होता, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन 3 कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा और क्योंकि x के जगह पे कॉस टी है तो फर्दर हम लोगों को कॉस टी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव पहले 3 कॉस स्क्वायर टी आ गया और क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन था तो कॉस टी को हम लोगों को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 3a कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। तो ओवरऑल जो आंसर आ गया हम लोगों का डी एक्स बाई डी टी का वो हो गया -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। एक बार डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ जाता है, नेक्स्ट हम लोग y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी की तरफ प्रोसीड करेंगे और उसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ठीक x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी को जिस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, a को एज अ कांस्टेंट बाहर रखकर और साइन क्यूब टी को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे साइन क्यूब टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो पहले 3 साइन स्क्वायर टी आएगा
और साइन टी जो कि इनसाइड फंक्शन है उसका फर्दर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होता है। तो डी वाई बाई डी टी हम लोगों को यहाँ से 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी मिल जाएगा। एक बार डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया करते हैं। तो डी वाई बाई डी टी जो है उसका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी उसके जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। सवाल डी टी बाई डी एक्स को लेकर है। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, तो अब तक हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि डी एक्स बाई डी टी का जो वैल्यू होता है उसको ही उसके हेल्प से हम लोग डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जो भी डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू होता है, जैसे कि यहाँ पे -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसी को इन्वर्स कर दें अगर, तो 1/-3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। और हर क्वेश्चन में हम लोग डी टी बाई डी एक्स के वैल्यू को डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल करके ही लिखकर जो है उसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की जगह पे 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी आ गया, और डी टी बाई डी एक्स की जगह पे डी एक्स बाई डी टी के वैल्यू को उल्टा करके रेसिप्रोकल करके अगर लिख दें तो -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से 3a और 3a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में प्रेजेंट था, वो कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर टी न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में एक साइन था, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर टी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कॉस टी है, तो एक कॉस भी कैंसिल हो गया। रह गया न्यूमरेटर में एक साइन टी, डिनोमिनेटर में एक कॉस टी। तो वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का आ गया -tan टी। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाता तो हम लोग का आंसर यहीं पे आ गया। पर अगर आपको यहाँ पे एक वैल्यू दिया है, बोला है डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो है, पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू t इक्वल टू π/4 पे निकालना है, तो हम लोगों को यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला गया है, तो उसमें t के जगह पे π/4 पुट करके दिखाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो जब भी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे t इक्वल टू π/4 या जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं ये मेंशन कर दें, राइट, बिकॉज ये जो वैल्यू आने वाला है ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एक स्पेशल कंडीशन में, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि वहाँ पे t इक्वल टू π/4 जब होगा, t का वैल्यू π/4 के इक्वल जब होगा, तब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वो होने वाला है। तो ये मेंशन करना बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। तो -tan t था डी वाई बाई डी एक्स, t का वैल्यू π/4 दिया हुआ है, तो t की जगह पे π/4 रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं tan π/4 का मतलब tan 45 डिग्री, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो आंसर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का डेरिवेटिव t इक्वल टू π/4 एक खास पॉइंट पे -1 आया। अब आगे बढ़ के एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो x और y दोनों में ही थीटा के साथ साथ a भी कॉमन है, तो a को यहाँ पर भी हम लोग एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और थीटा को पैरामीटर अज्यूम करके x और y दोनों को ही थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं, पहले x को करेंगे डिफरेंशिएट, a क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव थीटा माइनस साइन थीटा का आएगा, तो d बाई डी थीटा ऑफ थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव जो है वो कॉस थीटा आ जाएगा। तो थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो ये हम लोगों का dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। अब एक बार dx बाई डी थीटा आ गया, अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और y को भी ठीक इसी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो y में भी a कांस्टेंट होगा, बाहर चला आएगा, डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस थीटा का करेंगे। 1 एक कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू इनिशियली a इंटू माइनस साइन थीटा आएगा, जिसको हम लोग -a साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकालने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स था वो आपके पास ऑलरेडी है। तो डी वाई बाई डी एक्स को अब निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। वैल्यू दोनों का है, डी वाई बाई डी थीटा का जो वैल्यू -a साइन थीटा डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा हम लोग उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। मतलब a 1/a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के साथ रिप्लेस होकर डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप देख पा रहे होगे
कि यहाँ से a और a को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर हम लोगों का हो गया dy बाई डी एक्स का माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्योंकि थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे हम लोगों को आंसर निकालना है, थीटा का एंगल पाई बाई 3 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी साइन के साथ पाई बाई 3 और कॉस के साथ पाई बाई 3 पुट करके आंसर निकाल सकते हो, आंसर आपका करेक्ट आएगा। पर ये एक जनरल अजम्पशन है कि कभी भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको उसके सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाकर जब ले आते हो वही उसका आंसर कंसीडर किया जाता है। तो अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है किसी भी टर्म को और फर्दर सिंप्लीफाई करने का, तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उसको अपने सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाकर आंसर के फॉर्म में यहाँ पे छोड़े। तो इसको और हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों ही सब मल्टीपल एंगल में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा की जगह पे हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 रिप्लेस कर सकते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला रिप्लेस करते ही 2 और 2 आप देखोगे कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 और न्यूमरेटर में स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो गया, बचा न्यूमरेटर में कॉस, डिनोमिनेटर में साइन, ये मिलकर हम लोगों का कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में माइनस कॉट थीटा बाई 2 है। तो अगर आप सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स पूछता इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब एंगल दिया है, एक वैल्यू बताया है, वो पुट करके हम लोग को यहाँ पे आंसर निकालना है। वैल्यू है थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर हम लोग पाई बाई 3 रिप्लेस कर दें तो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 था, तो ये पाई बाई 3 और ये मिलकर 2 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 विल बी इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 6। 2 पहले से था, पाई के साथ 3 आ गया, 6 हो गया, मतलब कॉट 30 डिग्री, वैल्यू कॉट 30 डिग्री का होता है √3। आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन नंबर 3 का थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे x इक्वल टू ए टी प्लस 1 बाई टी, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है होने वाला है, इसको देखेंगे समझेंगे हम लोग। बाकी जो भी आंसर था वहाँ पे अगर आप देखो t अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो आंसर में t हुआ करता था, और अगर कुछ वैल्यू दे दिया, वैल्यू नहीं भी दिया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा तो हम लोग का आंसर कॉट टी बाई 2 आया, उससे पहले वाले में tan माइनस tan t आया था। तो आंसर t के फॉर्म में ही रहता है अगर t पैरामीटर है, और थीटा अगर पैरामीटर है तो थीटा के फॉर्म में रहता है। ये आप आंसर यहाँ पे देख रहे होगे। यहाँ पे खास बात यह है कि आपके आंसर में कहीं पर भी t प्रेजेंट नहीं है, आंसर जो है वो x बाई वाई मतलब x और y के फॉर्म में है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखने वाली बात है। तो इस चीज़ को हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से आप अपने आंसर को x बाई वाई के फॉर्म में ला सकते हो। हालांकि आंसर यहाँ पे आप भी देखना भी कि इनिशियली ये भी t के फॉर्म में आएगा, फिर उसको हम लोग को x बाई वाई या x और y के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहले जो हम लोगों का जो काम था, पैरामीटर t है यहाँ पे, तो a को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसको करेंगे। तो t प्लस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होगा, 1 बाई टी यहाँ पे आप उसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो a बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कभी भी डिनोमिनेटर में अगर टर्म होता है तो उसका शॉर्टकट तरीका यह है कि जो भी वैल्यू पावर रहेगा वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मान लिया 1 बाई एक्स टू द पावर n होता, तो 1 बाई एक्स टू द पावर n होता तो न्यूमरेटर में चला जाता माइनस n और नीचे x टू द पावर n प्लस 1 हो जाता। मतलब अगर 1 बाई एक्स क्यूब को आप डिफरेंशिएट करते तो उसका डेरिवेटिव माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। 1 बाई एक्स टू द पावर 7 को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर में माइनस 7 और पावर उसका x का 8 हो जाएगा। मतलब 1 बाई एक्स टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन माइनस 7 बाई एक्स टू द पावर 8 किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको समझ के रखोगे तो अगर x डिनोमिनेटर में होता है तो उसका डिफरेंशिएट करना थोड़ा प्रोसेस आप जल्दी कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो गया। इसको यहाँ पे छोड़े नहीं हम लोग, एलसीएम लेकर थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर कर लें तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो ये डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ गया। ठीक इसी तरीके से y को भी t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें, a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन t माइनस 1 बाई टी का होगा, तो t का डेरिवेटिव 1
और 1/t का डेरिवेटिव यहाँ पे भी -1/t² होगा, पर क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस माइनस एक -1/t का डेरिवेटिव और ये माइनस मिलकर आंसर आपका पॉजिटिव कर देगा। तो dy/dt a ब्रैकेट में 1 + 1/t² आ गया। एलसीएम इसको भी ले लें तो dy/dt हो जाएगा a t² + 1/t²। तो देख रहे होगे कि dx/dt और dy/dt भी t के फॉर्म में, तो इससे आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि जो dy/dx का आंसर आएगा वो भी t के फॉर्म में ही आने वाला है। उसको x/y कैसे बनाएंगे, ये इस क्वेश्चन में खास बात है, देखने वाली बात है। तो dy/dx जिस तरीके से जो अप्रोच था हम लोगों का, पहले उसको ब्रेक करेंगे dy/dt इंटू dt/dx के फॉर्म में। dy/dt का वैल्यू अपने पास यहाँ पे है, वो रिप्लेस कर देंगे dy/dt की जगह पे, और dt/dx के लिए इस वैल्यू को, जो dx/dt का वैल्यू है उसी को रेसिप्रोकल करके, मतलब t² ऊपर और a इंटू t² - 1 जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कर देंगे। इसी का उल्टा कर दें अगर तो वो dt/dx का वैल्यू हो जाएगा। तो ये रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो dy/dt की जगह पे जो वैल्यू है a t² + 1/t², जैसे कि देखा वो रिप्लेस कर देंगे, और dt/dx की जगह पे ठीक इसी वैल्यू को t² ऊपर करके और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में लाकर इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे। हालांकि यहाँ पे a और a कैंसिल हो रहा है, पर हम लोग a को कैंसिल नहीं करके सिर्फ जो t² है उसको अगर कैंसिल कर दें, a को वैसे ही रहने देते हैं। अब a को क्यों रखा वैसे आपको बता दें, अगर क्योंकि आंसर आपको x/y के फॉर्म में लाना, तो x और y तब तक नहीं आएगा जब तक ये नहीं आ जाता। आप अगर a t + 1/t किसी तरीके से यहाँ पे लोगे तो उसकी जगह पे ही तो x बैठा पाएंगे हम लोग, है ना। और a t - 1/t अगर ले आएंगे तो फिर ये आने पे ही यहाँ पे अगर कहीं पे आया तब उसके जगह पे y रिप्लेस कर पाएंगे। तो a चाहिए ताकि हम लोग फर्दर इसको x और y के फॉर्म में चेंज कर पाए, इसीलिए a कैंसिल हो रहा है, उसके बावजूद इसको रहने देंगे, सिर्फ t² को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो हम लोगों का जो वैल्यू आ जाएगा dy/dx का वो आ गया a t² + 1 a t² - 1। न्यूमरेटर में x है, इसका मतलब न्यूमरेटर को हम लोगों को ऐसा कुछ बना लेना है, t + 1/t कर लेना है न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में a t + 1/t, तो वो उसके अभी अपने पास न्यूमरेटर में क्या है, a t² + 1 है, a ऑलरेडी है, अंदर में थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, t + 1/t होना चाहिए। तो ये t + 1/t आप अगर समझो तो t अगर आप यहाँ से सिर्फ कॉमन ले लेते हो तो ये t हो जाएगा और यहाँ पे ये 1/t हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप डिनोमिनेटर में भी y लाना है तो आपको a इंटू t - 1/t लाना पड़ेगा। तो उसके लिए डिनोमिनेटर में t² - 1 से यहाँ से हम लोगों को t ले लेना पड़ेगा कॉमन, तो ये t कॉमन आकर यहाँ पे t - 1/t हो जाएगा। देख लेते हैं कि करना कैसे इस चीज़ को। तो जैसे कि डिस्कस किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से t कॉमन ले लेना है। तो न्यूमरेटर से t कॉमन लेने पे t + 1/t रह गया, और डिनोमिनेटर से t कॉमन लेने पे t - 1/t। t यहाँ पे x और y के वैल्यू में a चाहिए, इसलिए a को कैंसिल नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हो कि x और y दोनों में, मगर ये t नहीं है तो t को हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे, कैंसिलेशन कर लेंगे इसका। अभी ये t कैंसिल करने के बाद न्यूमरेटर जो बचा आपका a ब्रैकेट में t + 1/t, दिस एक्चुअली इज द वैल्यू ऑफ x, और डिनोमिनेटर में जो मिल रहा है हम लोग को a t - 1/t वो y का वैल्यू है। तो हम लोग उसके जगह पे x और y रिप्लेस कर दें, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रूव हो गया। आंसर आपका x और y के फॉर्म में आ गया जैसे कि हम लोगों को चाहिए था। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देखा आप लोगों ने। आंसर यहाँ पे भी जैसे बताया था कि t के फॉर्म में ही आया था इनिशियली, उसको हम लोगों को कन्वर्ट करके x और y के फॉर्म में लाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी थोड़ा अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। इनवर्स ट्रिगो आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में भी, जब इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन किया गया होगा तो इस चीज़ को डिस्कस किया था हम लोगों ने कि 1 + tan स्क्वायर थीटा या सॉरी 1 x² + x² का फॉर्म जब भी रहे तो वहाँ पे हम लोग x को a tan थीटा लेट कर लिया करते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो t के जगह पे tan थीटा या cot दोनों में से कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम लोग t के जगह पे यहाँ पे tan थीटा लेके प्रोसीड करें तो ये क्वेश्चन आपका, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थीटा
टी की जगह पे tan थीटा रिप्लेस करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपने जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे x और y दोनों को ही। तो थीटा tan थीटा बैठा दिया, बैठाने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया 1+1/√1 tan² थीटा हो जाएगा टी की जगह पे tan थीटा रिप्लेस करने पे। तो 1 tan² थीटा होता है sec² थीटा, जो कि रूट से निकल कर sec थीटा हो जाएगा। तो x हम लोगों का बेसिकली cos इनवर्स 1/sec थीटा हो गया, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में cos थीटा लिख देंगे। फिर ये दोनों cos एलिमिनेट होकर x का वैल्यू सिर्फ थीटा दे देगा। तो इन्वर्स ट्रिगो या डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप किए होगे और जब भी सब्सटीट्यूशन किया गया होगा तो एक बार क्वेश्चन अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू थीटा आ गया, फिर यहाँ से थीटा का वैल्यू tan इनवर्स t निकाल कर बैठा दिया करते थे। उसके बाद डिफरेंशिएट किया करते थे हम लोग जब इन्वर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पे x इक्वल टू थीटा आया, y पहले निकाल लेते हैं, y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि थीटा को क्या tan इनवर्स t के साथ रिप्लेस करने का कोई रिक्वायरमेंट होगा या फिर ऐसे भी हम लोग आगे प्रोसीड करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले y को देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट जनरली दोनों में सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे t के जगह पे tan थीटा रिप्लेस किए तो y में जो t है उसमें भी आपको tan थीटा, बिकॉज वेरिएबल दोनों सेम होता है, बताया गया था। तो t यहाँ पे अगर आप tan थीटा लेट किए तो y में भी t की जगह पे tan थीटा रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा बाई √1 tan² थीटा। तो 1 tan² थीटा को जैसे हम लोगों ने देखा अभी sec² थीटा रूट से निकल कर sec थीटा होता है। तो ये पूरा चीज़ y इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा की जगह पे tan थीटा, डिनोमिनेटर आपका sec थीटा हो जाएगा। अब ये tan थीटा को अगर आप साइन बाई कॉस में चेंज करो और sec को 1/cos में चेंज करो तो cos और cos कैंसिल हो जाएगा। ये आपको इतना करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने भी यहाँ पे नहीं दिखाया। आप डायरेक्ट उसको tan थीटा बाई sec थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो। तो साइन यहाँ पे भी एलिमिनेट होके y जो है वो थीटा हो जाएगा। अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन में जनरली जैसे कि हम बताया थोड़ा देर पहले ही कि जब भी हम लोग इन्वर्स ट्रिगो में कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फाइनल आंसर लाने के बाद या फिर डिफरेंशिएट जब करना हो उससे पहले ठीक पहले थीटा की जगह पे जो वैल्यू था tan इनवर्स t जैसे यहाँ पे आएगा वो रिप्लेस करते हैं, फिर ही डिफरेंशिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरामेट्रिक इक्वेशन में अपने पास ये एडवांटेज है कि आपको वापस से थीटा की जगह पे tan इनवर्स t बैठाने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला क्या गया था, x और y के बीच में कम से कम एक टर्म कॉमन होना चाहिए और जो टर्म कॉमन होता है उसी को हम लोग पैरामीटर अज्यूम करते हैं। यहाँ पे थीटा कॉमन है तो थीटा को हम लोग पैरामीटर मान करके चल सकते हैं, x और y दोनों में ही तो थीटा है। तो फिर हम लोग थीटा को वापस से tan इनवर्स t करके tan इनवर्स t का जो डिफरेंशिएशन है उसके मुकाबले थीटा का डेरिवेटिव बहुत आसान होता है। और रिक्वायरमेंट जो था हम लोग का, कंडीशन जो था वो तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, x और y के बीच में थीटा तो आ ही रहा है कॉमन। तो हम लोग इसको वापस t के फॉर्म में चेंज करना यहाँ पे ज़रूरी पैरामीट्रिक इक्वेशन में नहीं होता है। आप आंसर ले आओ, अगर आपके आंसर में कहीं थीटा बच जाता है तो आप फाइनल आंसर में थीटा की जगह पे tan इनवर्स t रिप्लेस कर देना। फिलहाल ज़रूरत नहीं है, फिलहाल x और y दोनों को ही आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई dx का वैल्यू जो निकालना हम लोगों को वो ला सकते हो। तो यहाँ पे x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो dx बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, बहुत आसानी से इसका डिफरेंशिएशन मिल गया हम लोगों को। सिमिलरली dy बाई डी थीटा का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। अब dy बाई dx निकालना है तो वो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, वैल्यू दोनों का ही 1 है। 1 डी थीटा बाई dx आप dx बाई डी थीटा से निकालोगे, उसका वैल्यू 1 है, उसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है। तो 1 इंटू 1 आपका आंसर 1 आ गया। प्रूफ करना था, प्रूव हो गया, थीटा बचा भी नहीं तो थीटा को वापस tan इनवर्स t रिप्लेस करने का कोई यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ा। बट बाई एनी चांस अगर आपके आंसर में यहाँ पे थीटा कहीं से बच जाता तो फिर आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं था, वो आपका अज्यूम किया हुआ चीज़ है, वो आपने लेट किया है। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आंसर में थीटा के फॉर्म में ना छोड़ें। अगर थीटा कहीं से बच जाता तो फिर उसके जगह पे tan इनवर्स t हम लोग यहाँ से निकाल कर रिप्लेस कर देते हैं। पर x और y में ज़रूरी नहीं है, x और y को हम लोग बिना थीटा का वैल्यू रिप्लेस किए भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोई अगर रिप्लेस करके करना चाहता है, tan इनवर्स t थीटा की जगह पे रिप्लेस करके आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, करेक्ट वो भी है, आंसर वहाँ से भी यही आना है। पर ज़्यादा आसान यहाँ पे इसको थीटा के फॉर्म में रख कर ही प्रोसीड करना था, तो हम लोगों ने इसको
चेंज नहीं किया, थीटा के फॉर्म में ही रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, टी की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन बताया गया था, हम लोगों ने डिस्कस किया है इससे पहले भी कि, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और डिफरेंशिएशन में कई जगह पे इसका यूज़ है। 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कुछ होता है तो एक्स को हम लोग वहाँ पे या तो ए साइन थीटा या ए कॉस लेते हैं। तो 1 है तो ए का तो मामला ही नहीं है, तो या तो आप इसको साइन लोगे या कॉस लोगे, दोनों में से कुछ भी लेकर प्रोसीड हम लोग कर सकते हैं। दूसरे वाले पे भी अगर नज़र डालें तो वो यहाँ पे साइन अगर आप लेते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला नहीं होता। अगर आप टी की जगह पे साइन लेंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। पर अगर कॉस लेते हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होने पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो हालांकि साइन या कॉस में से कुछ भी लेके प्रोसीड हम लोग कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कॉस यहाँ पे, कॉस होने पे डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टी को साइन की बजाय कॉस लेके प्रोसीड करेंगे। अगर आप साइन ले भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता खास। यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता। साइन के फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का, तो माइनस कॉमन लेना पड़ जाता है यहाँ पे। तो ज़रूरत क्या है, अगर आपके पास ऑप्शन है साइन और कॉस दोनों ही का, कॉस ज़्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे, तो हम लोग कॉस लेकर ही प्रोसीड करते हैं। तो टी को कॉस थीटा लेट कर लेंगे। एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स टी बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे टी है एक्स में, उसके जगह पे अगर हम लोग कॉस थीटा रिप्लेस कर दें तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। टी के जगह पे कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर था तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि रूट से निकलकर साइन थीटा हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा आया। बाहर में आपका इन्वर्स फंक्शन जो है वो टैन है, और हम लोगों का जो आया वो यहाँ पे कॉट थीटा हो रहा है। तो इसको हम लोग टैन में बहुत आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से कॉट थीटा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, तो उसके साथ कॉट को टैन में चेंज कर लेंगे, और कॉट को टैन में चेंज करते ही टैन टैन आपका एलिमिनेट होकर एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी देखा हम लोगों ने कि अमूमन इन्वर्स ट्रिगो या डिफरेंशिएशन करते वक्त एक बार आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए, थीटा का जो वैल्यू था वो यहाँ से रिप्लेस करने के बाद ही डिफरेंशिएट करते हैं। पर लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो वहाँ पे ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। अगर दूसरा वाला इक्वेशन भी आपका थीटा के फॉर्म में आ जाता है तो पैरामीटर जो एक ज़रूरत था हम लोगों को, वो हम लोगों को थीटा के फॉर्म में मिल गया। टी हो थीटा हो उससे को मतलब नहीं है, एक पैरामीटर होना ज़रूरी है, तो थीटा के फॉर्म में मिल गया। हम लोग एक्स और वाई दोनों को थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाई में भी अगर हम लोग जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे कॉस थीटा बैठा दें तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये 1 बाय कॉस 2 थीटा हो गया, जो कि सेक 2 थीटा लिखा जा सकता है। सेक बहुत ही आराम से यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो वाई हम लोगों का 2 थीटा आ गया। तो एक्स और वाई दोनों ही थीटा वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। थीटा हम लोग यहाँ पे पैरामीटर कंसिडर कर सकते हैं, तो थीटा को यहाँ पे कॉस इनवर्स टी के साथ रिप्लेस करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक्स और वाई दोनों को ही थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें, पहले एक्स को करते हैं तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी डी थीटा माइनस 1 हो गया। सिमिलरली अगर y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y इक्वल टू 2 थीटा है, डिफरेंशिएट यहाँ पे हो गया तो 2 कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू 2 आ गया। थीटा दोनों में बचा ही नहीं, तो जाहिर है कि dy बाई डी एक्स में भी थीटा नहीं आएगा, और थीटा को रिप्लेस करने का ज़रूरत इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि थीटा को फर्दर रिप्लेस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, आपका आंसर किसी कांस्टेंट वैल्यू में आ जाता है। और अगर ज़रूरत पड़ा भी तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप यहाँ से थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स टी आ जाएगा, वो उसको आंसर में रिप्लेस थीटा का बच जाता है, तो रिप्लेस किया जा सकता है। डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसके तरफ प्रोसीड करते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा, अब तक इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में इसी तरीके से हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, अप्रोच यही था। डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू 2 है, और डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा माइनस 1 है, तो डी थीटा बाई डी एक्स माइनस 1 का रेसिप्रोकल होगा, मतलब -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, तो -1 हो गया। आंसर हम लोगों का
dy बाई डी एक्स का क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 2 इंटू -1 करने पे -2 आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में आज डिस्कस किया, और उम्मीद है कि ये करने के बाद, समझने के बाद आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि और किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, कौन सा टॉपिक का वीडियो आप पसंद करोगे, और कुछ सजेशन अगर आपका हो और कुछ क्वेश्चन अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हो, तो जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में भी आपको कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हो। कोशिश करेंगे हम लोग कि आपके उन सवालों का जवाब जितनी जल्द से जल्द हो पाए आप तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।